इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की हम जब बात करते हैं तो इन्होंने क्या कहा कि भाई लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट यूज ऑफ इलेक्शन इन फिलिंग अप सम नॉन ऑफिशियल सीट्स। तो जो नॉन ऑफिशियल सीट्स की बात हमने की थी वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, इन्होंने कहा उसमें लिमिटेड यूज करिए लेकिन इनडायरेक्ट यूज करिए, पर इलेक्शन का यूज करिए, इलेक्शन का यूज करिए उन नॉन ऑफिशियल सीट्स को भरने के लिए। और अब इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसका कुछ पावर्स को बढ़ाया, क्योंकि देखिए डिसेंट्रलाइजेशन की बातें इन्होंने शुरू कर दी थी, तो डिसेंट्रलाइजेशन इन्हें करना था, तो जो उनकी नीचे सब्सिडीज बॉडी थी उनके इनको पावर्स बढ़ाने थे। तो इन्होंने सबसे पहले किसका पावर बढ़ाया? लेजिस्लेटिव काउंसिल का पावर बढ़ाया और उन्हें कहा कि आपके पास पावर है कि आप बजट डिस्कस कर सकते हैं और जो एग्जीक्यूटिव है उसे क्वेश्चंस भी एड्रेस कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? आप बजट को डिस्कस कर सकते हैं और एड्रेस कर सकते हैं। क्या एड्रेस कर सकते हैं? क्वेश्चंस टू एग्जीक्यूटिव। अब इन्होंने बोला कि जो वाइसरॉय है और जो गवर्नर्स हैं, तो प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नर और सेंट्रल लेवल पे वाइसरॉय क्या करेंगे? नॉमिनेशन करेंगे। किस चीज का नॉमिनेशन करेंगे? जो लेजिस्लेचर में है उसमें कुछ मेंबर्स का। तो ये नॉमिनेशन भी आज भी हमारे यहाँ होते हैं, आपको पता है। तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट या फिर ये लोग क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के लिए कुछ मेंबर्स। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में आज दी गई हुई हैं, ये इन चीजों से रूट रखती हैं। इन चीजों को समझिए। हाँ, हो सकता है आपने अभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा हो, पर आगे जब जाके आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आप इस चीज को समझेंगे। ठीक है। अब जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, आशुतोष मुखर्जी, रस बिहारी घोष, एस.एन. बैनर्जी, ठीक है, इन लोगों को क्या हुआ? दे फाउंड देयर वे इन दी लेजिस्लेटिव काउंसिल। दे फाउंड देयर वे इन दी लेजिस्लेटिव काउंसिल। चलिए, तो जीके गोखले, आशुतोष मुखर्जी, रस बिहारी घोष, एस.एन. बैनर्जी, इन लोगों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या मिला? रास्ता मिला। क्योंकि हमने अभी बात की थी कि नॉमिनेशन करेंगे, कौन करेंगे? वाइसरॉय करेंगे, गवर्नर करेंगे प्रोविंशियल लेवल पे और वाइसरॉय करेंगे सेंट्रल लेवल पे। तो नॉमिनेशन के द्वारा इन्हें जो है रास्ता मिलेगा। उसके बाद आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो आया, तो इसे हम कहते हैं मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हम इसे कहते हैं। और मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हम इसे किस लिए कहते हैं? क्योंकि जो मिस्टर मोर्ले थे, लॉर्ड मोर्ले, वो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और जो लॉर्ड मिंटो थे वो थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे और लॉर्ड मिंटो जो थे वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। और इस एक्ट में क्या कर दिया गया? साइज बढ़ा दिया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल का, दोनों ही लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी। पहले 16 मेंबर्स की लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी और अब उसे कर दिया गया 60। ठीक है। अब जब हमने वाइसरॉय की प्रेसिडेंस एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात की थी कि उसमें एक जूरिस्ट ऐड होंगे, तो वो पहले कौन बने? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। Satyendra Prasad Sinha was the first person to join the Viceroy's Executive Council and he was appointed as the law member, basically आपके jurist, ठीक है, eminent jurist। तो jurist जो थे वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा साहब जो पहले पर्सन बने जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गए। और इस एक्ट में सबसे बड़ी चीज क्या हुई? यहां से देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की नींव रखी गई। इस एक्ट से हमारा बंटवारा किया गया। इस एक्ट से हिंदू मुसलमानों की एकता को भंग किया गया। इस एक्ट से लोगों को, चलिए ठीक है, हिंदुस्तान ने तो उस टाइम पे पाकिस्तान की मांग नहीं की थी, लेकिन पाकिस्तान ने तो पाकिस्तान की मांग की थी। तो पाकिस्तानियों ने क्या किया? उन्होंने पाकिस्तान की मांग रख दी। और उसका पीछे का कारण सबसे बड़ा है इंडियन काउंसिल एक्ट, और उसे लाने वाले ये मोर्ले और मिंटो साहब। ये मोर्ले और मिंटो साहब ने क्या किया? इन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया मुस्लिम का, ठीक है, और एक सेपरेट इलेक्टोरेट भी बनाया मुस्लिम्स के लिए। ठीक, क्या किया इन्होंने? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया मुस्लिम्स को बाय एक्सेप्टिंग द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। और इसी के बाद जो लॉर्ड मिंटो थे, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, उन्हें क्या कहा जाने लगा? उन्हें कहा जाने लगा फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन्हें कहा जाने लगा। और लॉर्ड मिंटो ने यहां से बंटवारे की नींव
रख दी, क्योंकि इन लोगों की पॉलिसी होती थी डिवाइड एंड रूल, हम लोगों को तोड़ेंगे और उन पे राज करेंगे, जोड़ के राज जिन्हें करना नहीं आता था, इसीलिए इन लोगों ने हमें तोड़ा, वरना हमारा भारत देश बहुत बड़ा देश हुआ करता था। उसमें से इनने बहुत से देशों को भी अलग कर दिया, वरना आज शायद एशिया की सुपर पावर्स, जो हम वन ऑफ द सुपर पावर्स होते हैं, शायद एशिया में सिर्फ एक ही सुपर पावर होता और वो होता इंडिया। लेकिन चलिए ठीक है, जो बीत गई सो बीत गई, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले एक्ट की, और अगला एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को हम बोलते हैं मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो सेम मॉन्टेग थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और चेम्सफोर्ड थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिमार्केट किया और सेपरेट किया सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को। सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को इन्होंने अलग अलग किया। ठीक है, अब ये क्या ले आए, सिस्टम ऑफ डायरकी ले आए बाय डिवाइडिंग द प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। इन्होंने सेंट्रल सब्जेक्ट को अलग किया, प्रोविंशियल सब्जेक्ट को अलग किया, और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को और अलग करते हुए रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, ऐसे करते हुए इन्होंने सिस्टम ऑफ डायरकी लेकर के आए। डायरकी मतलब वही डिवीजन। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, जो लॉर्ड मिंटो करके चले गए थे, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और आगे बढ़ाया, और अब इन्होंने इंडियन क्रिश्चियंस, सिख, एंग्लो इंडियंस, इन्हें भी रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिज्म इन्हें दिया गया, और ज्यादा बंटवारा इंडिया का किया गया। अब इसके बाद इन्होंने एक और नया ऑफिस बनाया जिसे कहा जाता है हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। हाई कमिश्नर फॉर इंडिया का ऑफिस बनाया गया, जो ऑफिस ही कहाँ था, लंदन में। समझ रहे हैं, इंडिया का हाई कमिश्नर लंदन में बैठा हुआ है, और जो कुछ फंक्शंस थे किसके, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के जो कुछ फंक्शंस थे वो हाई कमिश्नर को ट्रांसफर कर दिए गए। ठीक है, अब बात की जा रही थी कि अभी तक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की, अब सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है 1919 में उसके जो ये एक्ट आया उसमें बोला गया कि एक सेंट्रल सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो बनाया जाना चाहिए। तो इस एक्ट के तहत वो 1926 में बना दिया गया। 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया गया, जिसे आज हम यूपीएससी कहते हैं। वो नहीं है ये, हमने यूपीएससी खुद ने बनाया है, पर अगर आज के टर्म्स में देखा जाए तो हमें उसे यूपीएससी कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो मैं आपको क्या बता रहा था, देखिए ये यूपीएससी कहाँ से आया, वहीं से आया। पहले सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ करता था, तो ये कंसेप्ट साले पहले से चले आ रहे हैं, हमने सिर्फ इन्हें उठाया है। तो इसलिए इन्हें हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सी रूट्स ऐसी हैं जो इन एक्ट से आती हैं। तो चलिए बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या हुआ था, इसमें 3 लिस्ट बना दी गई थी, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। देखिए आज भी हमारे इंडिया में 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो उस टाइम पे इन्होंने क्या किया, फेडरल लिस्ट बनाई, प्रोविंशियल लिस्ट बनाई और कॉन्करेंट लिस्ट बनाई। फेडरल जो सेंट्रल की थी, ठीक है, फेडरल जो सेंट्रल की थी, प्रोविंशियल जो स्टेट की थी और कॉन्करेंट जो दोनों की थी। ठीक है, जो दोनों की थी, बोथ, सेंट्रल, स्टेट एंड बोथ। ठीक, अब इन्होंने यहां पे क्या कर दिया, इन्होंने डायरकी का जो सिस्टम है उसको अबॉलिश कर दिया। ठीक, फर्दर एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, और इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में और एक्सटेंड किया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को, और इस बार इन्होंने डिप्रेस्ड क्लास मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस और वुमेन और लेबर, इन 3 लोगों को और इन्होंने क्या दिया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फर्दर एक्सटेंड किया। अब इन्होंने इस बार प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन भी बना दिया, जिसको हम स्टेट पीएससी कहते हैं। समझ रहे हैं, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं स्टेट के, बेसिक प्रोविंस मतलब क्या होता है, स्टेट है ना, उस टाइम की स्टेट को प्रोविंस कहा जाता था। तो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन भी इन्होंने बना दिया। अब इन्होंने एक फेडरल कोर्ट, जिसे आज की डेट में हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इन्होंने पहले भी बनाया था। फेडरल कोर्ट मतलब सबसे बड़ा कोर्ट,
ठीक है। तो सेटअप किया 1937 में, ठीक है। 1937 में इन्होंने फेडरल कोर्ट सेटअप कर दिया और बर्मा और एडेन करके दो कंट्रीज होती थी, इन्होंने उन्हें इंडिया से सेपरेट कर दिया। तो समझ रहे हैं हमारा इंडिया कितना बड़ा हुआ करता था। बांग्लादेश निकल गया, पाकिस्तान निकल गया, बर्मा निकल गया, एडेन निकल गया और पता नहीं क्या क्या निकल गया इंडिया में से। अगर ये सब साथ में होते तो आज हम कहाँ होते, हम इस चीज को सोच भी नहीं सकते। तो हमारे देश को बहुत छोटा कर दिया इन लोगों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलते खेलते। इसके बाद हम बात करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की। ये लास्ट एक्ट था और इसने क्या किया, इसने ब्रिटिश रूल को एंड किया कहा इंडिया में, और इंडिया को डिक्लेयर किया इंडिपेंडेंट। इंडिया को डिक्लेयर किया इन्होंने इंडिपेंडेंट और ब्रिटिश रूल को किया एंड, ठीक है। ये माउंटबेटन प्लान पे, लॉर्ड माउंटबेटन जो प्लान लेके आए थे उस प्लान पे ये बेस्ड था। और इसने किस चीज का प्रोवाइड किया, इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। पार्टीशन ऑफ इंडिया इन्होंने प्रोवाइड किया और इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को फ्रीडम दी। प्रिंसली स्टेट्स को इन्होंने फ्रीडम दी कि आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान के साथ जाना जाइए, हिंदुस्तान के साथ जाना चाहिए तो हिंदुस्तान के साथ जाइए, और अगर आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो इन्होंने उन्हें ये चीज की फ्रीडम दे दी। तो मिडनाइट ऑफ 14th and 15th August British rule came to an end and the powers were given to the dominion of India and Pakistan। तो पाकिस्तान जो है वो बना लेता है 14th अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे। किस दिन? 14th अगस्त को। और हम इंडियंस बना लेते हैं हमारा इंडिपेंडेंस डे 15th अगस्त को। क्यों? क्योंकि ये मिडनाइट ऑफ 14 एंड 15 को कंट्रीज जो थी वो क्या हुई थी? फ्री हुई थी और इंडिया और पाकिस्तान को की डोमिनियंस को पावर सौंपी गई थी। पहले गवर्नर जनरल कौन बने फ्री इंडिया के? पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबेटन। अब देखिए फ्री होने के बाद भी ये गवर्नर जनरल बना रहे थे और फ्री इंडिया का पहला गवर्नर जनरल इन्होंने बनाया लॉर्ड माउंटबेटन को और आखिरी भी वही रहे। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड इन 1946 बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ इंडियन डोमिनियन। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में बनी थी वो क्या बनी? इंडियन डोमिनियन की पार्लियामेंट बनी और जवाहरलाल नेहरू बने पहले प्राइम मिनिस्टर। जवाहरलाल नेहरू बने कौन? पहले प्राइम मिनिस्टर। तो अब हमें मिल गई है आजादी, तो आजादी मिली है तो अब हम बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमारे प्रेसिडेंट बन गए हैं श्री राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो अब हम आगे चल के बात करेंगे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना कैसे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बारे में बातें करते हैं कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, कैसे वो इनेक्ट हुआ, कैसे वो कमेंस हुआ। हमारी पहली कैबिनेट में जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज थी वो किसके पास थी, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा क्योंकि वो भी आपकी जीके के क्वेश्चन बनते हैं कि पहला लॉ मिनिस्टर कौन था, पहला चीफ प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पहले प्रेसिडेंट कौन थे, पहले रेलवे मिनिस्टर, पहले फाइनेंस मिनिस्टर। ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी है, पहले होम मिनिस्टर। तो ये सारी चीजें भी मैं आपको बताता हूं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किस चीज की? मेकिंग एंड इनेक्टमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। किस चीज की बात करते हैं? बात करते हैं मेकिंग एंड इनेक्टमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो जब हम बात करते हैं मेकिंग एंड इनेक्टमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि इन 1934 में M.N. रॉय साहब नाम के एक व्यक्ति थे। किस नाम के व्यक्ति थे? M.N. रॉय साहब के नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, उन्होंने किस चीज के कंसेप्ट के बारे में बात की? उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात की। कौन होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जी हाँ, वही होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करती है। क्या करती है? कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करती है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और M.N. रॉय जो कि एक कम्युनिस्ट मूवमेंट के पायोनियर थे इंडिया में। कौन थे? कम्युनिस्ट मूवमेंट के पायोनियर थे। पायोनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। ही वॉज द पायोनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। तो कम्युनिस्ट मूवमेंट के ये पायोनियर थे
और जब इनके बारे में हम बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1934 में ही बता दिया था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया की होनी चाहिए। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाद में कब बनी थी, 1946 में बनी थी, जो पहली कैबिनेट भी बनी थी इंडिया की। ठीक है, तो 1946 में ये असेंबली बन गई थी। तो भाई इन्होंने 1934 में ये बात कही और 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या कह दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कह दिया कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडियंस ही बनाएंगे और बिना किसी बाहर वाले के, किसके बिना, बिना बाहर के इंटरफेरेंस के, बिना, विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस इंडियंस ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और हमें ब्रिटिशर्स का या किसी भी और का किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, हम खुद बनाने में सक्षम हैं। तो भाई ऐसी बात की गई कि 1934 में कंसेप्ट आया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, 1938 में उस असेंबली की डिमांड हुई और क्या हुआ, नवंबर 1946 में वो असेंबली बन गई। नवंबर 1946 में वो असेंबली बन गई और वो असेंबली किस स्कीम के अंदर बनी, कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान जो ब्रिटिशर्स का आया था इंडिया में, उस प्लान के अंदर वो असेंबली बनी और उस असेंबली के जो इलेक्शन हुए वो किस बेसिस पे हुए, वो एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे हुए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे हुए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब उस टाइम पे ये भी हुआ करता था कि जो भी 21 साल का हो चुका है वो वोट डाल सकता है। अब वो एज 18 कर दी गई है, पर उस टाइम पे वो एज क्या हुआ करती थी, वो एज हुआ करती थी 21। क्या एज हुआ करती थी, वो एज हुआ करती थी 21। तो भाई असेंबली बन गई नवंबर 1946 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के इलेक्शन के बेसिस पे, और इसकी फर्स्ट मीटिंग कब हो गई, 9th, अब नवंबर में बनी, 9 दिसंबर को ही इन्होंने फर्स्ट मीटिंग कर ली। अब मैंने आपको बताया था कि मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स जब आए थे तो क्या हुआ था, कम्युनल, उन्होंने कम्युनिटीज को डिवाइड करना शुरू किया था, सेपरेट इलेक्टोरेट लाए थे। तो उसका कारण क्या हुआ कि ये जो पहली मीटिंग हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई, ये कब हुई, ये हुई 9 दिसंबर। कब हुई ये मीटिंग, ये मीटिंग हुई 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946। ये देखिए 9 दिसंबर 1946 को ये मीटिंग हुई और इसे किसने बॉयकॉट किया, इसे बॉयकॉट किया हमारी मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने इसे क्या किया, बॉयकॉट किया। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टोटल मेंबर कितने थे, टोटल मेंबर थे 396 पूरे मेंबर थे। और मुस्लिम लीग ने क्योंकि इन्हें बॉयकॉट किया था तो पहली मीटिंग में प्रेजेंट थे 211 मेंबर। पहली मीटिंग में प्रेजेंट थे 211 मेंबर। तो 211 मेंबर्स के साथ ही मीटिंग बनाई गई। और आगे बढ़ते हैं तो मीटिंग होने के बाद क्या हुआ, ठीक है। तो अब देखिए, ये तो हो गया हमारा मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली कैसे बनी, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। अब हम बात करते हैं कि इसका इनेक्टमेंट कैसे हुआ। इसका इनेक्टमेंट कुछ इस तरीके से हुआ कि असेंबली ने 11 सेशंस टोटल किए, 2 साल 11 महीने और 18 दिनों तक। The assembly had 11 sessions over 2 years, 11 months and 18 days. Over 2 years, 11 months and 18 days. तो असेंबली के 11 सेशन हुए, 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक ये सेशन हुए। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्या हुआ, वो इनेक्ट हो गया। क्या हो गया, वो इनेक्ट हो गया। और वो किस दिन इनेक्ट हो गया, वो इनेक्ट हो गया 26 नवंबर 1949 को। तो जब 26 नवंबर 1949 को इनेक्ट हुआ तो हम रिपब्लिक डे 26 जनवरी को क्यों बनाते हैं और हम ऐसा क्यों कहते हैं कि हमारा जो संविधान है वो कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 या फिर 26 जनवरी 1950। तो ऐसा हम इसलिए कहते हैं, समझिए स्टूडेंट्स, इस चीज को ध्यान से समझिए कि ये जो डेट है 26 नवंबर 1949, ये 26 नवंबर को
हमको ध्यान रखना है। और 26 नवंबर डेट हमारी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन एक स्मॉलर पोर्शन एक कॉन्स्टिट्यूशन का लागू हुआ था। क्या लागू हुआ था? एक स्मॉलर पोर्शन लागू हुआ था। तो अब भाई स्मॉलर पोर्शन लागू हुआ था, ठीक है, तो जो मेजर पोर्शन है ना, मेजर पोर्शन उस 26 जनवरी 1950 को ही कमेंसमेंट में आया था, इनेक्टमेंट में आया था। इसलिए हम अपना रिपब्लिक डे कब करते हैं सेलिब्रेट? 26 जनवरी 1950। ठीक, तो द डे इज सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे एंड इज रेफर्ड एज द डे ऑफ इट्स कमेंसमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो किताब है उसके अंदर भी यही लिखा हुआ है कि उस किताब का कमेंसमेंट किस दिन हुआ था। उस किताब का कमेंसमेंट हुआ था 26 जनवरी सन 1950, 26 जनवरी ईयर 1950। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने और क्या क्या काम किए वो भी मैं आपको बता दूं। इन्होंने इंडिया की मेंबरशिप रेटिफाई की कॉमनवेल्थ में, कब? मई 1949 में। तो इंडिया की जो कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप थी वो कब रेटिफाई हुई है? अगर क्वेश्चन आपको जीके में भी याद आता है तो आप इस चीज को याद रखिए कि मई 1949 में ये इन्होंने मेंबरशिप रेटिफाई की थी। फिर हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसे इन्होंने कब अडॉप्ट किया? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। ये सारे आपके जीके के क्वेश्चन हैं, ये कोई बहुत बड़ा लॉ नहीं है, ठीक है। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग इन्होंने अडॉप्ट किए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला प्रेसिडेंट बनाया इंडिया का। इंडिया का पहला प्रेसिडेंट बनाया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, सेम डेट 24 जनवरी 1950। तो 1950 की 24 जनवरी 24 जनवरी को तीन चीजें हुई। हमने हमारा नेशनल एंथम अडॉप्ट किया, नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया और हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला प्रेसिडेंट हमारी कंट्री का बनाया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फर्स्ट कैबिनेट के बारे में। तो ये वो आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपके जीके के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं और लीगल नॉलेज में भी आ सकते हैं आपको, ठीक। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। तो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये तो सब जानते हैं कि हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे। पहले होम मिनिस्टर थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे पहले होम मिनिस्टर थे और पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे और पहले लॉ मिनिस्टर थे हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे पहले लॉ मिनिस्टर थे और हमारे पहले डिफेंस मिनिस्टर थे सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह पहले डिफेंस मिनिस्टर थे और पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे आर के शनमुगन शेट्टी। आर के शनमुगन शेट्टी हमारे पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे और जॉन मैथी हमारे पहले रेलवे मिनिस्टर थे। डॉक्टर जॉन मथाई हमारे पहले रेलवे मिनिस्टर थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो पहली चीज आती है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है। अगर किसी भी तरीके का कोई भी डिस्प्यूट कभी भी किसी दो पर्सन्स के बीच में या दो लॉज के बीच में या दो ऐसे भी कोई कंसेप्ट के बीच में आता है जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करते हैं, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब में लिखा हुआ है, उसे ढूंढने कहीं नहीं जाना है और हम वहां से देख के उस डिस्प्यूट का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात हम बात करते हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। बीच बीच में ऐसा होता है कि कुछ देशों के कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश से बड़े हो जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें रेस लगी रहती है, पर अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है। उसके बाद हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, उसके दो हाउस हैं, अपर हाउस लोअर हाउस। हमारा प्रेसिडेंट जो है वो हमारी देश का हेड है, ठीक है। हमारे यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट इलेक्शन से चूज किए जाते हैं, मिनिस्टर्स डायरेक्ट इलेक्शन से चूज किए जाते हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ है। और हमारा जो ये है कॉन्स्टिट्यूशन है ये पार्टली रिजिड है और पार्टली फ्लेक्सिबल है। पार्टली रिजिड और पार्टली फ्लेक्सिबल मतलब कुछ
पार्ट बहुत ही रिजिड है और कुछ पार्ट बहुत ही फ्लेक्सिबल है। कुछ जो है वो किस मेजॉरिटी से, सिंपल मेजॉरिटी से भी अमेंड किया जा सकता है और कुछ के लिए स्पेशल मेजॉरिटी लगती है। कुछ कौन सी मेजॉरिटी से अमेंड किया जा सकता है, कुछ सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड किया जा सकता है और कुछ के लिए स्पेशल मेजॉरिटी लगती है। इसलिए हम कहते हैं कि पार्शियली रिजिड है और पार्शियली फ्लेक्सिबल है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे कि क्या होती है सिंपल मेजॉरिटी और क्या होती है स्पेशल मेजॉरिटी। अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए क्योंकि अभी हम सिर्फ फीचर्स की बात कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स की जब हम बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ग्रांट किए हैं। वो कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कुछ सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, कुछ सिटीजन्स नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए हैं। राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू लिबर्टी, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, ये सारे हमारे राइट्स हैं और इनके लिए अगर इनका कोई वायलेशन होता है तो अंडर आर्टिकल 32 हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। अंडर आर्टिकल 32 हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। उसके बाद जब अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट्स दे रहा है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ड्यूटीज भी देगा। तो हमारी कुछ ड्यूटीज भी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें उनको हम पे बाइंडिंग नहीं बनाता, पर ऐसे बहुत से लॉज हैं जो इनडायरेक्ट तरीके से उन ड्यूटीज को हम पे बाइंडिंग बनाता है और उसके लिए पनिशमेंट भी तय करता है। उसके बाद बात आती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक सोशलिस्ट फीचर है। तो सोशलिस्ट फीचर है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो ये प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट को दिए हैं कि आप इस तरीके से स्टेट को रन कीजिए, ये आपकी स्टेट की पॉलिसी होनी चाहिए। तो इसमें बात करते हैं हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की। फिर हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी की। तो चलिए बात करते हैं फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी की। तो हमारे देश की जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है और सुप्रीम कोर्ट उसका गार्जियन है। कौन उसका गार्जियन है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट वैसे बहुत सी चीजों के गार्जियन है, पर जब जुडिशरी की भी बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारी कंट्री के कौन से कोर्ट कहलाते हैं? एपेक्स कोर्ट कहलाते हैं। और एपेक्स कोर्ट हमारे सारे लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स के गार्जियन हैं। और सुप्रीम कोर्ट पूरा इस चीज पे ध्यान रखते हैं कि हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट रहे, किसी भी तरीके के पॉलिटिकल या एक्सटर्नल प्रेशर से फ्री रहे, पॉलिटिकल या एक्सटर्नल प्रेशर से फ्री रहे और सबको जस्टिस मिले, सबको जस्टिस इक्वल मिले। उसके बाद हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। हमारे यहाँ कोई ये नहीं कहता कि मैं कहाँ से हूँ, मैं एमपी से हूँ या मैं छत्तीसगढ़ से हूँ या मैं यूपी से हूँ या मैं आसाम से हूँ या मैं कहाँ से हूँ, मैं केरला से हूँ। कोई कहता है कि मैं दिल्ली से हूँ, हाँ। कोई कहता है मेरी सिटीजनशिप कहाँ की है। किसी ने आज तक कहा है कि मेरी सिटीजनशिप जम्मू एंड कश्मीर की है। किसी ने आज तक कहा है कि मेरी सिटीजनशिप जो है वो त्रिपुरा की है, हाँ। किसी ने कहा है कि मेरी सिटीजनशिप वेस्ट बंगाल की है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम सब इंडियंस हैं। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है और सिंगल सिटीजनशिप हमारी इंडियन सिटीजनशिप होती है और हम किसी स्टेट की सिटीजनशिप पे विश्वास नहीं कर सकते। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होती थी 21 साल की। 21 साल के लड़का और लड़की वोट दे सकते हैं, पर अब वही जो है 21 साल से घट के 18 साल कर दी गई है। और आप भी ये जानते होंगे कि अब हम 18 साल के बाद वोट दे सकते हैं। आर्टिकल 343, आर्टिकल 343 के अंडर इंडिया ने क्या किया है? इंडिया ने हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज चुना। इसके पहले ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी इंग्लिश। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज क्या है, क्या पूछा जाए आपसे? इंडिया की नेशनल लैंग्वेज क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा या तो नन ऑफ दीज या नन ऑफ दी अबव। अब आप बोलेंगे कि ये कैसा जवाब होगा, है ना? तो ये मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इंडिया की कोई भी क्या नहीं है? नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी हमारी क्या है? हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है अंडर आर्टिकल 343। अंडर आर्टिकल 343 ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है और अभी तक हमारी नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है।
तो ये होते हैं हमारे सेलिएंट फीचर्स किसके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लार्जेस्ट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्टली रिजिड है, पार्टली फ्लेक्सिबल है, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज दिए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए हैं स्टेट को, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, सिंगल सिटीजनशिप है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है अंडर आर्टिकल 343। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रीएम्बल ऑफ इंडिया की, क्योंकि प्रीएम्बल एक ऐसी चीज है जो सारी हमारे देश के बारे में बताता है कि हमारा देश कैसा है, हम सिटीजन्स को क्या देना चाहते हैं, हम सिटीजन को किस तरीके के राइट्स देते हैं, कैसा जस्टिस देते हैं, कैसी अपॉर्चुनिटी देते हैं, किस तरीके की फ्रेटर्निटी में हम विश्वास करते हैं। और ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, किसका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसका था, जवाहरलाल नेहरू जी का था, उसमें उन्होंने प्रीएम्बल के मतलब प्रीएम्बल उससे ही पूरा जो है देखकर बना गया है, या बोला जाए तो उसी से इंस्पायर्ड है। और उसमें हमारे देश के बारे में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सिटीजन को क्या प्रोवाइड करता है उसके बारे में बहुत सी चीजें बताई गई हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, प्रीएम्बल की। प्रीएम्बल की बात करते हैं। चलिए